धर्म अर्थ आतंक का वैश्विक दुष्चक्र। खेला लेखिका नीलाक्षी सिंह द्वारा लिखा गया एक समकालीन उपन्यास है जो अपने शक्तिशाली वर्णन और भाषा के लिए प्रशंसित है। खेला की समीक्षा में उसे एक महत्वपूर्ण उपन्यास जिसमें अभिव्यक्त खुशियाँ एवं त्रासदियाँ असहाय, बेधक और बेचैन करने वाली हैं, फिर भी पाठक उनकी गिरफ्त में बने रहना चाहेगा, कहा गया है। लेखिका नीलाक्षी सिंह का जन्म 17 मार्च 1978 को बिहार के हाजीपुर में हुआ था। 1998 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। खेला के अतिरिक्त सिंह की लघु कहानियों का संग्रह परिंदे का इंतज़ार सा कुछ और जिनकी मुट्ठियों में सुरख था कि अनेक साहित्यिक आलोचकों ने प्रशंसा की है। खेला ने KLF बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता। उसके अलावा नीलाक्षी जी को 2002 में रमाकांत स्मृति पुरस्कार, 2004 में कथा पुरस्कार एवं 2004 में स्वर्ण जयंती साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नमस्कार। नमस्कार। हिंदी साहित्य सम्मेलन वैली ऑफ वर्ड्स के तत्वावधान में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, जो CSIR की अग्रणी प्रयोगशाला है, उसके द्वारा आयोजित इस हिंदी साहित्य महासम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सोमेश्वर पांडे स्वागत करता हूं हमारे आज के सत्राध्यक्ष डॉक्टर अंजन रे जी का, जो CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक भी हैं और साहित्य में पैठ रखते हैं। आपका स्वागत है सर। और आज की मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि हमारी लेखिका श्रीमती सुश्री नीलाक्षी सिंह जी, जो एक परिचित नाम है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। उन्हीं की पंक्तियों से मैं शुरू करना चाहूंगा। तरतीब चलन से एक बार हल्का ऊब कर तुमने सोचा, अगला हर कदम ऐसा हो कि फिसलना तय है। गिनतियां नाकाम हो गई और फिर उठना नाकाफी। तुमने अपने रंग को जस के तस अपना लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, उनकी पुस्तक खेला, उपन्यास खेला कि आज हम इस सत्र में चर्चा कर रहे हैं। रंग से जब हम बात करते हैं, कच्चे तेल के रंग जैसा कच्चे तेल का कोई अपना रंग नहीं होता, वो गहरे काले रंग का होता है, लेकिन उसके उत्पाद जितने निकल के आते हैं वो अलग रंग के। जब हम आज की लेखिका की बात करते हैं तो वर्ष 1978 में हाजीपुर बिहार में जन्मी यह लेखिका, जिन्होंने बहुत सारे उत्कृष्ट रचनाएं हमें दी हैं, जिसमें खेला है, परिंदे का इंतजार सा कुछ, परिंदे का इंतजार सा कुछ एक किताब की कहानी जो सीरीज है वो है, शुद्ध पत्र है, जिनकी मुट्ठियों में सुराख था, काफी चर्चित, जिसे जहां नहीं होता इब्तिदा के आगे से ही। एक कहानी मैंने भी पढ़ी थी जिसमें था राजा का बाजा गुम। बहुत सुंदर कहानी थी। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत इस चर्चा में, और हम आभारी हैं आपके कि आपने समय दिया। हम आभारी हैं अध्यक्ष डॉक्टर अंजन रे जी के भी। सबसे पहला एक प्रश्न जो कि आपने अपने उपन्यास में लिखा भी है कि एक है तो खेल, बहुवचन है तो खेला। ये खेला क्यों? खेला शीर्षक क्यों? सोमेश्वर जी, मैं आपका और अंजन जी का आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ में वैली ऑफ वर्ड्स और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने उपन्यास पर बातचीत करने का मौका दिया, और साथ में इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले तमाम लोगों का, जो बाद में इसे देखने वाले या सुनने वाले हैं, उन सबका मैं इसमें स्वागत करती हूँ। आपने जिन पंक्तियों को उद्धृत किया और वहाँ से ये जो आपका प्रश्न आया कि ये खेला क्यों, तो और इसके साथ में आपने तेल के संसार की भी बात की। कच्चा तेल या तेल भ्रम रचने में बहुत ही माहिर है। अगर पानी के ऊपर उसकी कुछ बूंदें अगर आप गिरा दें तो वो तत्काल ऐसा भ्रम रच देता है जैसे कि पूरे पात्र में सिर्फ तेल ही तेल है। यानी कि वो अपनी व्यापकता के बारे में एक भ्रमजाल रच देने में इसे महारत हासिल है। उसी तरह से इस उपन्यास में ये तेल उसी तरीके से मौजूद है। ये
अगर आप ऊपर ऊपर उपन्यास पर पलके फिराएं तो आपको लगेगा कि इसके मूल कथानक में ये है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसके मूल कथानक में नहीं है, इसके बैकड्रॉप में भी नहीं है, बल्कि अगर किसी स्टेज पर एक कोने में एक पेंटिंग टंगी होती है तो वो स्टेज पर पूरे समय मौजूद भी होता है, लेकिन उस तरह से मौजूद नहीं भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो तेल है, इसकी मौजूदगी, तेल और उसकी राजनीति की मौजूदगी इस उपन्यास में कुछ इसी तरीके से है। दूसरा, आपने जो शीर्षक के बारे में पूछा कि खेला क्यों? तो विश्व हम ये इस उपन्यास में देखेंगे, और इसके अलावा आज का हमारा यथार्थ है कि विश्व के जितने धुरंधर हैं, जो महारथी हैं, वे सब अ, तमाम तरह के बिसातों पर शह और मात में वो व्यस्त हैं। वो बिसात आतंक, व्यापार, धर्म, राजनीति, हिंसा, किसी भी चीज़ की बिसात हो सकती है। इसके समानांतर लोगों ने भी अपने मन में एक छोटे-छोटे युद्ध क्षेत्र बना के रखे हुए हैं। उसमें वो कभी प्रतिपक्षियों के खिलाफ, कभी अपनों के खिलाफ, तो कभी खुद अपने ही खिलाफ, वो छोटे-छोटे कतर-ब्योंत वाले शह-मात में लगे हैं। लेकिन शह और मात यही किसी विषाद के लिए मुख्य चीज़ नहीं होती है। एक फैसले से दूसरे फैसले तक जाने का जो समय होता है, एक फैसले से दूसरे फैसले की निर्मिति की जो प्रक्रिया होती है, वो किसी भी खेल के लिए, वो किसी भी मैदान के लिए वो किसी तरह से कमतर नहीं होती है। ये दिखती नहीं है, ओझल-सी चीज़ ज़रूर है, लेकिन इसका जो अंडर करंट है, वो बिसात की तय हमेशा तय करता है। तो इस उपन्यास में ऐसे छोटे-छोटे एक फैसले से दूसरे फैसले तक जाने की जो बारीकियाँ हैं, इसके अलावा मनुष्य के मन के कतर-व्योंत और बाहरी संसार के कतर-व्योंत, तो इतने सारे खेल हैं कि शायद इसका नाम खेला ही सही है। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। वाक़ई में जो आपने बताया कि जो कच्चा तेल है वो तो किसी बैकड्रॉप पोर्ट्रेट की तरह, एक सीनरी की तरह पीछे चलता है, क्योंकि संभवतः जो इसकी मुख्य पात्र हैं वरा कुलकर्णी, वो एक कमोडिटी एडवाइजरी में कार्यरत हैं, जो कच्चे तेल को ट्रैक करती है, कमोडिटीज़ को ट्रैक करती है। तो वो कहीं-कहीं उसकी बैकड्रॉप में आता है, उसका ज़िक्र आता है। लेकिन जिस बखूबी से आपने उनके कार्यालय, उनके कार्य, व्यक्तिगत जीवन इसमें चित्रित किए हैं, और वैश्विक परिदृश्य को लेते हुए जो युद्ध की परिस्थितियां उन पे प्रभाव डालती हैं, मैं यहाँ सबसे पहले शुरुआत में जो आपने एक उल्लेख किया है, कीवी के केक जैसा कार्यालय, कीवी के केक के आकार की शेप का कार्यालय, निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ बड़े शहरों में सीमित कार्यस्थल में जो ये क्यूबिकल्स आ गए हैं, शायद आपका इशारा उसी ओर था। क्योंकि हम देखते हैं हमारे कार्यालयों में या बैंकों में, जहाँ आप स्वयं भी कार्यरत हैं, वहाँ पे ये क्यूबिकल्स में जो सहकर्मी हैं उनको भी पार्ट दिया है, उनमें अंतर ला दिया है। तो ये जो आपका शब्द शुरू में आप बहुधा आपने प्रयोग किया है कि कीवी के केक के आकार का जो है कार्यालय, जिसमें से वो खिड़की से ऊपर निकल के दूसरी दुनिया को देखने की प्रयास करती है, दूसरी तरफ देखने का प्रयास करती है वरा कुलकर्णी। मैं उस पे थोड़ा-सा आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। जी, जैसा कि उपन्यास में ये है कि बाकी के उसके सहकर्मी क्यूबिकल्स में हैं, लेकिन वरा कुलकर्णी को किसी संयोगवश एक केबिन नुमा चीज़ प्राप्त हो जाती है, जिसमें कि दीवारें हैं। लेकिन उसका जो आकार है, वो एक तिकोन आकार की दीवारें हैं उसमें। तो इसके अलावा कीवी केक में सारे केक से इतर एक अलग किस्म का फ्लेवर होता है, एक अलग किस्म का जायका होता है। इसलिए मैंने उसका वो कमरा बहुत सारी कुछ अलग संभावनाओं से भरा वो केबिन है, जो कि कुछ तो अपनी अवस्थिति में उसमें अजूबियत है, चूँकि वो तिकोन है। इसके अलावा उसमें जो पात्र हैं, उसके आस-पास के जो किरदार हैं, वो उसमें घटने वाली घटनाओं को कुछ एक अलग फ्लेवर से भरते हैं। इसलिए शायद मैंने वहाँ पे कीवी केक का ज़िक्र किया। जी। अध्यक्ष महोदय शायद इस पे कुछ कहना चाहेंगे। अंजन सर? जी, मुझे आपका ये त्रिकोण का जो संदर्भ है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपकी इस उपन्यास में त्रिकोण
बहुत बहुत बारी अलग अलग तरीके से उभरते हैं। तो मैंने सोचा कि आपने दृष्टांत अलंकार से एकदम शुरू में ही इस त्रिकोण का एक जिक्र किया है कि पृथ्वी में जब कोई एक होता है उसके कमरे में, तो आपने कमरे और पृथ्वी को दृष्टांत लेके आपने लिखा था, कमरे में कुछ लोग आते जाते रहते हैं अंतराल में, कुछ अपनी मर्जी से आते जाते भी अपनी मर्जी से, कुछ अपनी मर्जी से आते जाते उसकी मर्जी से, कुछ उसकी मर्जी से आते जाते अपनी मर्जी से, कुछ उसकी मर्जी से आते जाते उसकी मर्जी से, कुछ आते जाते और मर्जी का मामला तय नहीं हो पाता। तो इसमें ये एक त्रिकोण जो दिखता है, उस त्रिकोण में पहले जो है, पहला पात्र है जो आपकी केंद्रीय चरित्र है बरा, दूसरा पात्र है बाहर का कोई चरित्र, और तीसरा पात्र है जो स्थान काल का संदर्भ है। इस त्रिकोण को और फिर बरा और मिसेस गोम्स और टिम के त्रिकोण को, सारे त्रिकोण से आपका जो उपन्यास है ये धीरे धीरे लेती है। त्रिकोण के बारे में कुछ बताएं। शुक्रिया अंजन जी, बहुत ही गहराई से इसे पढ़ने के लिए। मैं ये मानती हूँ जो कि मेरी रचना प्रक्रिया में भी शामिल है। किसी भी घटना को, किसी भी स्थिति को एक बार हम अपने नजरिए से देखते हैं, और दूसरी बार अगर हमारी संवेदना का कुछ विस्तार हुआ तो हम कोशिश करते हैं सामने वाले के नजरिए से देखने की। लेकिन जो तीसरा पहलू होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वो एक लेखक के लिए उस तीसरी चीज को साधना ही उसकी असल कला है। उसमें आप जब उस तीसरे रूप में देखते हैं तो अपने आप को अपने आप की तरह नहीं देखते, अपने आप को एक पात्र की तरह देखते हैं, और सामने वाले को तो जाहिर है हम एक पात्र की तरह देखते ही हैं। तो ये जो तीसरा कोण है, तीसरी दृष्टि है, जिसमें कि आप खुद को भी एक पात्र की तरह देखते हैं, और आप खुद देखते हैं कि उस दृश्य में आप कितनी आप में कितनी आप में इम्प्योरिटीज भरी हुई थी। कभी आप खुद को एक चाटुकार के रूप में देखते हैं, कभी आप खुद को एक सहृदय व्यक्ति के रूप में देखते हैं, कभी आप खुद को एक डिप्लोमेट की तरह से देखते हैं, कभी आप देखते हैं कि आप यहाँ पे वो व्यक्ति सामने वाले से भीतरघात कर रहा है, तो अपने आप के ही कई रूप देखते हैं। लेकिन ये अपने आप के कई रूप, दूसरों के कई रूप तो हम आसानी से देख लेते हैं, लेकिन खुद के कई रूप किसी एक दृश्य में देखना ही दरअसल एक लेखक की का जो है उसका फोर्टे वही है। अगर उसने उसे साध लिया तो शायद लिखना उसके लिए बहुत ही एक आनंद की चीज, उस पॉइंट ऑफ प्लेजर की तरह उसे आसानी से ले जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे जीवन में घट रहा है उसकी एक नेगेटिव को मैं हमेशा अपने पास रखूं और उसकी धुलाई सतत करती चलूं। उसको धोने में आपको अपने कैरेक्टर्स के अंदर ही बहुत सारी ग्रे शेड्स दिखेंगे। तो ये जो एक त्रिकोण है वो हमेशा मेरे साथ चलता है, और बल्कि हर व्यक्ति के साथ चलता है। किसी में ये कुछ प्रबल होता है, कोई उसके प्रति सचेत होता है, मैं ऐसा कहूंगी, और किसी को मालूम नहीं होता कि ये चीज हमारे कला हमारे भीतर है। धन्यवाद लीलाक्षी जी। मैं एक और सवाल पूछ के फिर सोमेश्वर जी को वापस करूंगा। जैसे त्रिकोण आपके उपन्यास में बार बार दिखता है, संघर्ष भी बार बार दिखता है। तो आपके उपन्यास में करीब करीब शुरू से सांवलेपन का संघर्ष लेकर अंत तक, अंत के चरम परिणाम तक संघर्ष आपकी किताब में दिखता है। परंतु संघर्ष तभी महत्वपूर्ण होता है साहित्य में जब संघर्ष से रुचि आती है। अब बिना संघर्ष का मुझे कोई बहुत बड़ा साहित्य आज के दिन दिखता भी नहीं है। कहीं ना कहीं संघर्ष का एक लेश तो आना आवश्यक है, नहीं तो कहीं कम से कम द्वंद्व न हो तो साहित्य शायद बनता ही नहीं। आपके इस पुस्तक में जो आपने संघर्ष के संदर्भ लिए हैं अलग अलग तरीके के, और जो वास्तव में संघर्ष होते हैं, उन दोनों को एक साथ लेखिका के तरह से आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो संघर्ष की जो बात है, तो संघर्ष इस उपन्यास में कुछ इस तरह से है कि वो खुद ब खुद तो जो बाधाएं आती हैं, लेकिन इसके जो किरदार हैं वो खुद से बाधाओं को अपने आप के हवाले कर देने का जुनून है। मतलब कि कुछ नहीं है तब भी कोई एक बाधा क्रिएट करो और फिर उससे संघर्ष करो। तो ये संघर्ष के प्रति ऐसे ऑब्सेस्ड किरदार हैं।
और एक चीज़ ये भी है कि तमाम संघर्षों के बीच अ अ, अपना सब कुछ दाँव पर लगा देने का, बल्कि अपना सब कुछ गँवा देने के लिए जो एक तत्परता है, वो तत्परता किरदारों में है। और यही मेरे ख़्याल में ये एक इस उपन्यास का, मैं अगर मानूँ कि इस उपन्यास में क्या कुछ है कि किसी को इसे पढ़ना चाहिए, तो इस उपन्यास का जो मामूलीपन है और इस उपन्यास की संघर्ष, चुनौतियों से रूबरू होने की जो एक ललक है, और सबसे बढ़कर अपने फैसलों की आज़ादी के प्रति जो एक विश्वास है, वही इसमें है। तो ये सारी मामूली बातें हैं, ये सारी हमारे जीवन की बातें हैं, और ये मामूली चीज़ें बनकर ही इस उपन्यास की निर्मित हुई है। सोमेश्वर जी, वापस आपको सौंपता हूँ। जी, बहुत सुंदर मैम। एक चीज़ और, आपने शुरुआती में ही लिखा है, जब दीप्ति सकलानी वर्सेस वरा कुलकर्णी के जो डायलॉग्स और चरित्र की, या आप कह लीजिए चरित्र चित्रण किया है, उनकी व्यवहार की बात हो रही है, उसमें एक लाइन आपने बहुत अच्छे से लिखी है जो याद कराती है कि जो बचपन के हमारे खेल हैं वो भी साथ साथ चलते हैं। हर कोई उन चीज़ों में बड़ा सुकून पाता है जो बचपन की यादें होती हैं। आपने एक जगह उसमें लिखा है कि कौन सामने चल रही व्यावसायिक प्रस्तुति में एकदम से डूबा रहकर भी सूखी जमीन पर चाक से कित-कित की लकीरें पार कर दे रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो ये बच्चों के द्वारा खेला जाने वाला स्टापू है, शायद उसी का कहीं संदर्भ है। जी, बिल्कुल। ये हमारे जो पूर्वांचल के गाँव हैं, उसमें उस वो खेल था कित-कित, और ये विशेषकर लड़कियाँ खेलती थी इसे। तो इसे ज़मीन पे इसमें कुछ एक चेस के बोर्ड जैसा कहें, आड़ी-तिरछी रेखाएँ खींची जाती थी, और इस पार से उस पार जाने का ये खेल था। तो उसका ही ये संदर्भ है। वो बहुत कुछ टिक-टॉक-टू के बोर्ड जैसा ही वो रेखाएँ खींची जाती थी, और जब वो इस खेल को खेल रही हैं, तो वहाँ से उस खेल का रेफरेंस जुड़ता है। आपने बड़े अच्छे से उसको व्यावसायिक उसके साथ जोड़ा है कि हर व्यक्ति एक अपने खाने में खड़ा है और दूसरी लाइन के पार जाने का उसका एक अपना व्यवहार है, अपनी पद्धति है और अपना नजरिया और शैली है। एक जी। और चीज जो आज के संदर्भ में आपने कही, जब उसका फोन देने के लिए आता है वरा का दूसरा पात्र, तो उसमें वो कहता है कि फोन छूट गया था। तो उसमें एक जो डायलॉग मुझे अच्छा लगा कि फोन ही था, फोन ही तो छूट गया था, कोई जीवन तो नहीं है, जिंदगी से उसको जोड़ के देखा जा रहा है, जो कि आज के लिए बहुत संदर्भित हो गया है, क्योंकि हम इतने टेक सेवी हो गए हैं कि कंप्यूटर और फोन के बिना जीवन नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो कभी ना कभी उबाऊपन होता है, उकताहट होती है, वो भी इसमें आपने बड़ी बखूबी दिखाई है कि हम जब सोचते हैं कि हमने, हमारे लिए फोन है या फोन के लिए हम हैं। आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आप बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारे लिए फ़ोन है या फ़ोन के लिए हम हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत दिनों बाद मिलने गए हैं, घर में सारे लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन जी। शुरुआती एक परिचय और शुरुआती औपचारिकता के बाद सब अब अलग-अलग अपनी-अपनी दुनिया में हैं, सब अपने-अपने फ़ोन के साथ मौजूद हैं। तो रेफ़रेंस वो है ज़रूर, लेकिन यहाँ जिसकी आपने बात की, जिस जगह पे वो अफ़रोज़ फ़ोन देने आता है, तो दरअसल वरा उसके वहाँ उपस्थित होने से बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसकी एक जी। खोज चल रही है कि नाटक का जो टिकट है तो वो किसने रखा होगा और कौन। तो अचानक से वहाँ उसे पाकर वो बिल्कुल से बौखला जाती है, और पूरा लगभग 1 डेढ़ पेज का उसका मोनोलॉग है, जिसमें कि तमाम जितनी चीज़ें दिमाग में लोगों की अलग-अलग चलती हैं, वो सारा वो एक धारा प्रवाह में वो मोनोलॉग की तरह अलग-अलग संवाद बोलने लगती है, जिसका कि लगता है कि कोई सूत्र नहीं है, एक से दूसरे का कुछ कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब पढ़ें तो वो तमाम वो चीज़ें हैं जो कि शायद हम कभी न कभी अलग-अलग स्पेस में, अलग-अलग जगहों में महसूस करते हैं। तो इस रेफ़रेंस के तरह से ये आया है। मैम, एक और चीज़ जो मुझे लगी, जब पेरिस के युद्ध वाली घटना होती है, सब लोग अलग-अलग हो जाते हैं। पहले सभी जो स्त्री पात्र हैं एक ही फ्रेम में आने की कोशिश करते हैं, उनको सबको चित्रित किया गया है। अंत में मुझे जो इसका अंत है वो दुखदाई लगा, जहाँ पूरे उपन्यास में एक साहसी लड़की दिखाई गई है वरा, जो अपनी इच्छाओं के लिए स्वतंत्र है, उनको पूरा करने का प्रयास करती है।
अपनी मेहनत दिखाना चाहती है, मेहनत करती है कार्यालय में अपने कार्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए। अंत जो उसका बड़ा दुखद दिखाया गया है। क्या इसका हम कुछ सुखद अंत ले सकते हैं? देखिए सोमेश्वर जी, अंत दुखद नहीं है। अंत जहाँ उपन्यास का है वो एक खुली हुई बात है कि इसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर आपका इशारा वो उस जिस कैंप में वो ले जाई जाती है वहां तक है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नियति से या दूसरे पात्रों ने चाहा वैसा हुआ। वो दिखता है, इसमें एक रेफरेंस भी है कि चिड़िया जाल में फंस गई, लेकिन दरअसल वो चिड़िया खुद अपनी पहल पे फंस रही है। वो जानना चाहती है कि इस जाल के अंत में आखिर तक क्या है। तो वरा कुलकर्णी जहां भी पहुंचती है वो किसी दूसरे की चॉइस या कोई नियति का कुछ नहीं है। उसमें सबसे बड़ा योगदान खुद उसका है। वो जानती है कि जहां वो जा रही है, लेकिन उसे लगता है कि उन जगहों पर जाते हुए शायद उसकी जो सोच की, उसके मन में जो उहापोह है, उन सवालों के जवाब तक शायद वो पहुंच सकती है। उनकी खोज में दरअसल वो वहां तक पहुंची है। और इसको इस नजरिए से अगर देखें तो मेरे ख्याल में ये दुख है जरूर, लेकिन दुखांत नहीं है। आखिर में बरा कुलकर्णी जिन चीजों के साथ, जिन अपने फैसलों के साथ खड़ी है, जिस तरह के उसकी चुनने की आजादी के पक्ष में जिस तरह से उसका पूरा एक पूरा संघर्ष है, पूरा एक सफर है, और आखिर में वो जानती है कि इस सब इतना सब कुछ हो जाने के पार, तमाम हद, इस एक हद से जुनून की तरह पार हो जाने के बाद शायद आखिर में उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, या कुछ बहुत कोई दुबली पतली सी चीज बचेगी, लेकिन फिर भी वो अपनी चुनने की आजादी के पक्ष में एक लड़खड़ाते हुए बयान से ही खुश पात्र है। तो हमें इस तरह से खुशी देखनी चाहिए इस उपन्यास के आखिर में कि वो जो चाहती है वो उसके पास है। ये हमारे समय में कुछ कमी रही है अब, तो मैं एक आपको और आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपने अपने पात्रों को 2 शहर दिए हैं, एक बुडापेस्ट और एक पेरिस। दोनों में नदियाँ हैं, पेरिस में सैन की नदी और बुडापेस्ट में डैन्यूब का दरिया। आनंद बख्शी के जो लफ्ज़ हैं, नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, तो ये मधोशी का जो जाम है, जो प्याला है अपने निजी स्वतंत्रता का, उस प्याले में क्या वरा कुलकर्णी डूब जाती हैं? इसी का आखिरी सवाल मैं आपका पूछूंगा, इसके बाद आप सोमेश्वर जी को वापस सौंपिएगा। मैं आखिरी पंक्तियां सुन नहीं पाई, एक बार जरा सा आखिर में जो आपने कहा उसे। या जो ये लफ्ज़ हैं, नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, तो ये जो जाम की मधोशी है जी अपनी स्वतंत्रता की, इसी जाम में क्या वरा कुलकर्णी डूब जाती है? इस पे जी आप अपना विचार। जी बिल्कुल। वरा कुलकर्णी एक ऐसी किरदार है कि वो जब जानती है कि मुझे तैरना नहीं आता है, उसी वक्त वो जैसे उसके दिमाग में एक ख्याल आएगा पानी को देखकर कि मुझे तैरना नहीं आता, तो वो तुरंत छलांग लगा देगी। वो जहाँ उसके सामने चुनौती है वो छलांग लगा देगी। इसे हम उसकी कमजोरी माने या उसकी असली ताकत माने, ये हमारे ऊपर है कि उसे हम किस तरीके से देखते हैं। वो डूब गई, उसे बिल्कुल उसकी परवाह नहीं है कि वो डूब गई। वो डूब गई क्योंकि वो जानते बूझते डूबी। ऐसा नहीं हुआ कि उसे मालूम नहीं था और नियति ने उससे डुबो दिया, या दूसरे चरित्रों की किसी वजह से वो डूब गई। वो डूबी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, और यही उसका मामूलीपन है, और यही उसकी खूबसूरती है कि वो जानती है कि उसमें खतरे हैं, लेकिन वो लेगी ही, क्योंकि वो किरदार ही ऐसा है कि वो चुनौतियां नहीं है तो कुछ बना देगी। और सिर्फ वरा ही नहीं, दूसरे किरदार भी हैं जो कि तमाम भले थोड़े स्पेस के लिए आए हैं, लेकिन वो सब अपनी चुनने की आजादी के प्रति बहुत ही सजग है। भले वो दिलशाद हो, इवन की बहुत छोटी छोटी जगहों पे आए हुए जिनका छोटा चरित्र है, जो कि गौण से दिखते हैं, अमीर रस्तोगी जी, तो वो सब अपने अपने चुनाव के प्रति बहुत सजग किरदार है। सोमेश्वर जी आप समाप्त करें। आपने बहुत अच्छा इस उपन्यास में जो मानवीय संवेदनाओं, मानवीय हाव भाव, मार्केट, सड़क, जहां वो आप लाल बत्ती का जिक्र करती हैं कि, और वो वहां जो जिन बारीकियों से आपने मानव जीवन के आसपास की घटनाओं को चित्रित किया है और पंक्तिबद्ध किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है।
और जो कार्यालय की जो सरगर्मियां हैं मैं कहूँगा, जिसमें बॉस से डांट खाना और कहा जाता है कि जैसे लाल बत्ती होने तक निकलने की कोशिश करना, और जैसे ही हम पहुंचे लाल बत्ती हो गई, ठीक वैसे ही जैसे समय पे कार्यालय पहुंचने की कोशिश में बॉस का 2 मिनट पहले पहुंच जाना, ये बहुत अच्छे चित्रण हैं। और बाकी जो उनके साथ के सहकर्मी हैं, उनकी सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की जो जद्दोजहद है कि हम प्रोफेशनली भी चलना चाहते हैं, निजी जीवन में जल्दी किसी को झांकने भी नहीं देना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आपने चित्रित किया है। और जहां तक बात आती है कि जो उसमें कहा गया है कि एक बार बारिश में भीगने से कोई बीमार नहीं होता, वो वराह की सोच को दिखाता है, वराह कुलकर्णी की सोच को दिखाता है कि कुछ ट्राई करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, जीवंतता को दिखाता है, उसके जीने के पन को जो जीवटता है उसको दिखाता है। आपको इसके लिए जो पुरस्कृत किया गया, आपको पहले ही बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। रमाकांत पुरस्कार है, कथा अवार्ड है, स्वर्ण जयंती साहित्य अकादमी पुरस्कार है। आपके ये उपन्यास से पढ़ने वाला बंधा रहता है अंत तक, उसको लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, चाहे उसमें आपने अन्य भाषाओं के नाटकों का भी जिक्र किया हो, जिसको देखने लोग जाते हैं, कभी मजबूरन या कभी अपने चॉइस। बहुत अच्छा वृत्तांत आपका। आपने ये जो उपन्यास की आज हमारे साथ चर्चा की, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और भविष्य के लिए ऐसे ही सजग और लोगों के लिए रोचक दिशा देने वाले, लोगों को छूने वाले, दिलों के छूने वाले आप लेखन से हमें अनुग्रहित करती रहेंगी, यही आशा है। आपका बहुत बहुत आभार। और अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि जी का बहुत बहुत